आप कहाँ से आए हैं? यूपी से हूँ। यूपी से आए? यूपी में कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से आए हैं आप। तो आप क्या लग रहा है आपको यहाँ का माहौल देख के? माहौल देख के हमारा तो माहौल सब सही है, उनका माहौल खराब है। उनका माहौल खराब होने वाला है। हाँ, नहीं स्टार्ट हो गए हैं। जी। जो आदमी 24-25 दिन के बाद कभी ट्वीट नहीं करता था, कल रात में ट्वीट करता तो उसमें कोई गंभीरता, कोई शब्द भी नहीं है। वो एक छलावा है, उनका कोई नहीं। वो देश बर्बाद करने का आए हैं। हम लोग को, युवा को वो कुछ नहीं समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने क्रॉकरेज शब्द बोला था, उसके बाद हमारी पार्टी खड़ी हुई है। ये युवाओं की पार्टी है, हमारी पार्टी नहीं, ये देश की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक थी, एक कॉकरोच जनता पार्टी आई है। ये दिखाएगी समाज में क्या होता है। जब तक पढ़े लिखों के हाथ में भागदौड़ नहीं होगा। पहली बात तो हमें अम्बेडकर जी की आज याद आती है, इसलिए याद आती है जब तक आप शिक्षक नहीं, पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ये यही चाहते हैं। इन फोटो तो लगाते हैं अम्बेडकर की, लेकिन उनसे कुछ प्रेरणा नहीं लेते हैं अम्बेडकर जी से। अम्बेडकर जी ने पढ़ाई के बारे में छात्रों को बहुत अच्छे तक और न्यू तक समझाया है। जो लड़का पढ़े लिखेगा वही आगे बढ़ेगा। आज किसी भी सरकारी स्कूल पे आप जाके देख लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके कंधे पे एक चित्र बना रहता था। किसी स्कूल में आप दिखा दीजिए, कहीं आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि ये लोग पूरा मोटो बना के आए हैं किस तरह क्या काम करना है। और बात हमारे यहाँ युवक होती है कि कुछ यहाँ पर उपद्रवी लोग आए हैं। देखिए, पानी का बहाव जो बढ़ता है ना, जो बहुत मजबूत पानी का धार होता है ना, वही कंकड़ को साफ करके किनारे ले जाता है। हर आदमी शालीनता के, अभी तक शालीनता से ही कार्य हो रहा था। हाँ, कोई नहीं माना, हमने नहीं, मैं तो पत्थर लेके आया नहीं था। अभी भी शालीनता के साथ ही हो रहा है ना, ये हो रहा है, होता भी रहेगा, लेकिन हमको मारो ना। बिल्कुल, हमारे बच्चे ये सबक सीखना चाहिए लोगों को कि किस तरीके से प्रोटेस्ट होता है। बहुत शालीनता। इनके ही पार्टी के एक मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बाबा आदित्यनाथ योगी। उन्होंने कहा जिसके गट्स होगा वो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देगा। कभी उन्होंने कहा था भाई जिसके पास दम होगा वही तो मारेगा। आप खुद ही टूटी फूटी गाड़ियां खड़ी करते हो, अड्डे लाते हो, मारते हो, क्या बर्बरता। आप दुनिया के लिए, सबके लिए कानून व्यवस्था है, क्या आपके लिए नहीं है? आपके लिए भी तो होना चाहिए कानून। सिर्फ हम आपके खिलाफ कुछ बोल दे रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको नहीं समझ। आप अपने आप को बहुत बड़े समझदार हो, समझदार नहीं है, ये अंधभक्त हैं। मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का था, 25 साल का कार्य सेवक मेरा है, लेकिन मेरा अंधभक्ति का चश्मा उतर गया है। मैं अपने बच्चों बर्बाद नहीं होना सकता। आरएसएस के मेंबर रहे हैं। हाँ। और 25 साल तक आप आरएसएस में रहे। हाँ। बावजूद इसके आपको मोहभंग हुआ। मेरे 3 बच्चे हैं। हाँ, आया हूँ, मैं रहूंगा, इनके साथ रहूंगा। आपसे एक चीज बता दूं, मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी बड़ी वाली बेटी इंटर में है, पास आउट हो गई है। परसों रात से ही मुझे टोन मार रही थी घर में, जब भोजन करूं, डैडी मेरी पढ़ाई चल रही, आपको तो जाना चाहिए। कल हमारे साथ ऐसा कुछ होगा तो कौन खड़ा होगा, जब आप किसी के लिए नहीं खड़े होंगे। आपसे बता, मेरी बेटी कहती मुझे रोना आता है, तो 2 दिन से भोजन नहीं की है। इतना दर्द है ना हमारे पास, आप नहीं समझते। हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, ये बताइए। आप हमको मारते भी हो, ऊपर से लांछन भी लगाते हो, हम कहाँ जाएंगे? किस तरह से चना बेच के, गेहूं बेच के हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। किस तरह से पढ़ा रहे हैं, आप तो छलावा करते हैं। कहते हो शिक्षा कितना बजट दिया जा रहा है, उतना कुछ नहीं, सब लूट ले रहे हो। धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, कभी प्रभारी रहा करते थे उत्तर प्रदेश का, कभी प्रभारी रहा करते। उन्होंने उत्तर प्रदेश को पहले ही राजनीति में खराब करके चले आए हैं, आज भी आए हैं। आज हम लोग की जिंदगी जिस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, ये आपसे सच बता दें, ये नरेंद्र मोदी नहीं है, आपसे बता, ये CIA का आदमी है। मैं आपको बताता हूँ, इस CIA का आदमी, एक पत्रकार ने, गुजरात की एक लेडीज पत्रकार ने बोला था कि मैंने इनका इंटरव्यू लिया है, इनको मैं पूरी तरह से जानते हैं। जो व्यक्ति कहता मुझे खाने का नहीं व्यवस्था है, और मैं भीख मांग के 34 कई साल खाया हूँ, उसके बाद वो कहता है कि मैं जब कम उम्र का था, कम समय में मैं अमेरिका के काफी स्टेट टहल चुका। अरे भाई, यहाँ खाने के पैसे नहीं है, पढ़ाई के पैसे नहीं है, तुम तो गरीब घर के थे, चाय बेचा जाता था, मम्मी तुम्हारी दूसरे के यहाँ बर्तन मांजती थी, परेशानियां होती थी आपको। आप कहां से चले गए उधर, इतना दूर कैसे चले गए? देखिए, ये लोग ऐसे है ना, ये हमारे खून से पहले हमको मारेंगे, फिर हमारे सीने पे झंडा गाड़ेंगे, फिर उस झंडे को दिखाएंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे, फिर वोट बैंक लेते हैं। जैसे कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय, उनके अर्थी में कितना राख हो गई थी कि नदी नाला से लेकर कोई नदी छूटी नहीं है, हर जगह इन्होंने डाला, इतना प्रचार प्रसार किया, इतना प्रचार।
इसके पहले भी सरकार थी, इस तरह से झूठी प्रचार नहीं करती, जो करती थी वो करती थी। भ्रष्टता तो सबके अंदर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतना झूठ, 100 में से 2% काम करना, 98% झूठ बोलना। जो व्यक्ति झूठ बोलने के सहारे से चल रहा है, परमानेंट झूठ बोल रहा है, परमानेंट झूठ बोल रहा है, शुरू से लेकर अंत, मुख्यमंत्री से लेकर आज प्रधानमंत्री बैठा है, सिर्फ झूठ बोल रहा है। कुछ भी देश में विदेश में कोई कुछ बोलता ही समझना है नहीं तुमको, आता है नहीं तुमको, कुछ ही हंसते रहते हो। तुमको गाली दे रहा है तब भी तुम ही कर रहे हो। एक आज आपको बता दूं, 12 साल हो गए हैं, 12 से 14 होने जा रहे हैं। इनका एक दिन इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जब मुझे 50 दिन का समय दे दो, 50 दिन बाद जिस चौराहे को उस चौराहे बुला देना, मुझे फांसी देना। फिर इसने कहा हमको 1.5 साल का समय दे दो, फिर कहीं 2023 तक दे दो, फिर अमित शाह ने कहा 35 तक दे दो, फिर कहीं 47 दो। अरे ये पागल है, चूतिया बना रहा है सबको। हम लोग को जागना है, हमारे युवाओं को जागना है, हमारे आगे की पीढ़ी को, आपको हिंदुस्तान में रहना है तो उनके साथ रहना पड़ेगा, इनके साथ नहीं रहना पड़ेगा, इन युवाओं के साथ रहना पड़ेगा। कल हमारा भी परिवार होगा। हम नहीं चाहते मेरा बच्चा, भाई 100 की सीधी बात में झूठ नहीं बोल, मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा चाय बेचे, मैं नहीं बेचवाना चाहता हूँ। बताइए, आप क्योंकि आरएसएस के सदस्य हैं, हाँ, तो आपको डर नहीं लग रहा है कि भाई आप अपनी पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं? मैं संगठन में था, अब नहीं हूं, 100 की सीधी बात। और संगठन ने हमको ये, मैं भी कहा हूं, चाहे नमस्ते सदा वस्त्रे की बात हो, चाहे वंदे मातरम की बात हो, उन्होंने कभी नहीं कहा राष्ट्र के विपरीत में आप जाइए। हमको जो अच्छा लग रहा है, मैं राष्ट्र के प्रति वो काम करूंगा। हमें किसी कार्य सेवक ने या किसी गठनायक ने, किसी शाखा कारवा ने हमको ये नहीं कहा है कि आप दिल्ली मत जाइए। आपसे ये भी बता रहे हैं, कहानी कितने स्वयं सेवक है, घुट घुट के बैठे हैं, आने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं तो आऊंगा। मेरा दिल था आने का, इनके साथ जुड़ने का, क्योंकि हमारे भी भाई 3 बच्चे हैं, हमको अपने बच्चों का भविष्य देखना है। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिया 25 साल, मेरा बच्चा ना बर्बाद करे, मैं इसलिए कह रहा हूं। आपसे भी अनुरोध कर रहे हैं, हमारे शब्दों में कुछ शब्द जोड़ के उनसे कह दीजिए, प्रधानमंत्री जी आपका समय पूरा हो गया, आप भी। धर्मेंद्र तो एक छोटा सा पिल्ला है, एक पेंदा है। एक चीज आपको बता दे रहे हैं, कभी भी नरेंद्र मोदी या अमित शाह ऐसा कोई काम कुछ भी करेगा, चाहे गलत काम हो रहा है, तुरंत वो अपने एक पेदे को लाकर सामने रख देता है। एक कैबिनेट मंत्री को लाकर रख देगा या मंत्री को लाकर रख देगा, बाद में उससे कहेगा तुम पीछे हटो। ऐसे अधिकारियों को करेगा, किसी अधिकारी का नाम आएगा उसको हटा के कोई दूसरा पद किसी दूसरे प्रदेश में दे देगा। वो बहुत बड़ी मक्का है। सांप सीढ़ी का खेलना बहुत खेला है, मैं आपसे बता दे रहा हूं। संघ में जब समय नहीं कटता ना तो सांप सीढ़ी खेलते हैं, और शतरंज की गोटियां खूब खेली जाती है वहां पर। मुझे मालूम है अटल चौराहे से लेकर क्या होता है। जिंदगी के साथ, युवाओं के साथ, छात्रों के साथ क्या यही सांप सीढ़ी वाला खेल खेल रहे हैं क्या? और क्या, लेकिन उनको मालूम है 99 पे कुछ बैठा है, 99 पे कुछ बैठा है, याद रखे रहो। ऐसा डसेगा ना धीरे से, तुरंत तो निकलने आ जाएंगे, जैसे चंपक राय है। देखो कौन कौन वहां फंसा, बहुत छोटे छोटे कर्मचारी, ड्राइवर फंसे हैं, पियून फंसे हैं, चपरासी फंसे हैं, झाड़ू लगाने वाले फंसे हैं, लेकिन जो आका था ना, आका निकल गया। ये अभी देखते रहो। दूसरी बात, इतनी अच्छी आदत इनकी है, जानते ना, इतनी अच्छी आदत है, ये पहले अपने आदमियों को इस्तीफा दिलाएंगे, फिर कमा लिया उसको हटाओ, अब और भी नंबर लगेगा। कुछ लोग और कुर्सी पकड़ने के लिए बैठे हैं इंतजार में, हमको मौका दो, मैं भी लूटूंगा। इस प्रकार के व्यक्ति हैं। हमारी जिंदगी को बर्बाद करने वाला भारतीय जनता पार्टी है। जिस प्रकार से ये कोड़ के आ रहे हैं ना, इस तरह से हमें लग रहा है भारतीय जनता पार्टी अब की बार कॉकरोच जनता पार्टी में ऐसा डंडा डालेगी ना, कम से कम बता दे रहा हूं, ये 70 साल की बात कर रहे हैं ना, ये 70 साल बाद ही कोई अच्छा नेता आएगा तो कभी आ पाएंगे। हमको नहीं लग रहा है ये आ पाएंगे। और इसमें कोई राजनीति की बात नहीं, यहाँ राजनीति के विषय अब कोई पूछिए, यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष के सामने कोई और भी पार्टी के सदस्य आ रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के आए हैं, चाहे बसपा के आ रहे हैं, चाहे सपा के आ रहे हैं, चाहे किसी के भी आ रहे हैं, देखो उनको संवेदना है, उनके पास बीवी बच्चे हैं। जिसके पास राण सन्यासी है उसको क्या मालूम दर्द क्या होता है, बच्चे की पढ़ाई कहाँ है, माँ की दवा कहाँ सलामी है, शाम को सब्जी लानी पड़ती, भाई साहब शाम को सब्जी लानी पड़ती है। आपको बता दे रहा हूं, मैं 2 दिन से यहाँ टहल रहा हूं, मैं यही देख रहा था, मैं किसी मीडिया से बात नहीं किया, मैं इसे टहल रहा था, मैं आज देख रहा हूं। ये बताइए उस व्यक्ति जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, राज्य से पुरस्कार मिला, जिसने सैनिकों के लिए रहने के लिए ग्लेशियर में व्यवस्थाएं किया, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों के लिए व्यवस्थाएं किया, उसको बताओ भूखे मार रहे हो, शर्म नहीं आ रही आपको? अरे याद करो, पुराने अनशन वालों से अन्ना जारी भी किए थे, इसके
इसके पहले और भी किए थे, एक इसके पहले किए थे, गंगा की सफाई के चक्कर में मर गए बेचारे। गंगा आज भी साफ नहीं, नमामि गंगे। आप इनके शब्द सुनोगे ना तो रामायण के कुछ दोहे ना इसे लगेगा कि रामायण के दोहे बोल रहे हैं, लेकिन ये बंदा आपसे बता दे रहा हूं, जो चोले में बैठा है ये राक्षस है। या अब तो एक चीज बता दो, दशहरे के दिन अब रावण को जलना नहीं है, अब इन लोग को जलाना है, क्योंकि रावण से बढ़ के ये है। आपसे बता दें, रावण कुछ भी किया था, चाहे सीता को कहा, सीता को उसने कहा था स्वयंवर में मैं आपको लंका जरूर दिखाऊंगा। वो भविष्य का वक्ता भी था, वो भविष्य जानता भी था, और जनक की पुत्री थी वो, जनक भी जानते थे। लेकिन ये जो है ना, ये राक्षस है, ये धीरे धीरे खाएंगे। आपको बता रहे हैं, कुछ मुर्गियां होती है, दाना डाल दिए, कुछ मुर्गियां उसमें व्यस्त हो गए तो धीरे से एक पकड़ लेते, पीछे से आपको बता रहे, देश हमारा ना टुकड़े टुकड़े में जा रहा। अभी मैं कल अपने फेसबुक पे मैंने शेयर किया तो उसमें ट्रंप जी उनके यहाँ पे थूक रहे हैं और एक व्यक्ति और थूक रहा, फिर उसको ऐसे लपेट के अपने मुंह पे लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये क्या है? हमारे देश ऐसा था? अरे राजीव गांधी जाते थे तो अमेरिका का राष्ट्रपति छाता लेके चलता था। हमारा वो देश है, विश्व गुरु बनेंगे, विश्व गुरु के शब्द के लायक नहीं, इस शब्द को अपने मुंह से नहीं बोल सकते, इतने गंदे हैं। मैं आपसे बता दे रहा हूँ, अरे चंपल मैं उनके साथ काम किया, एकल में काम किया भाई, धर्म जागरण का अभी भी काम कर रहा हूं। मैंने साफ साफ बोल दिया, रखना रखो ना हटाओ। जब हमारा देश सुरक्षित रहेगा ना तभी अच्छा रहेगा। हमारा जब देश ही सुरक्षित नहीं, ये युवा क्या है बेचारे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, कितने इनके माँ बाप किस तरह से इनको पढ़ा रहे हैं। जो पढ़ा रहा है उसको दर्द मालूम है, उसको क्या मालूम। कहता था मैं तो भाई गरीब घर का हूँ, तो प्रहलाद मोदी के पूछो ना, 18 बंगले कहानी कितने शॉपिंग मॉल कहां से है, तुम गरीब आदमी हो, हमको चूतिया बना रहे हो, देश को चूतिया बना रहे हो। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो चल रही है ना, ये ना अंधेरे में भी देखती है, ये सबको बताती है। एक दिन नहीं बोलूंगा, 2 दिन नहीं बोलूंगा, 3 दिन नहीं बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा जरूर, कभी नहीं कभी, इसका याद रखे रहना। और दूसरी बात, हमारे युवाओं को कोई लांछन लगाए कि इन्होंने पुलिस पे लाठी मारा, डंडा मारा, याद रखिए मैं युवा हूँ, युवा। हमको मारोगे, मैं बाप नहीं हूँ मार खा लूंगा, मैं युवा हूँ, बेटा हूँ, बेटा। बेटे के अंदर खून प्रतिक्रिया होती है, मैं चढ़ के जवाब दूंगा। और चाहे पढ़ाई लिखाई की बात करोगे तो, चाहे उनसे लड़ाई झगड़ा कर लो, मारपीट कर लो, चाहे जो कर लो, मैं तुमसे लड़ के दिखाऊंगा, जिस रूप में चाहो उस रूप में। एक और मुद्दा, चूंकि अभी शिक्षा का मुद्दा है, लेकिन उस मुद्दे को जब ये मुद्दा नीट का मुद्दा आया और स्टूडेंट का, तो एक मुद्दा दब गया जिसको आपने उठाया, चंपत राय वाला मुद्दा। अरे आप बहुत अच्छी बात आपने कहा कि आपने उनके साथ काम भी किया, काम किया, तो जरा बताइए कि वो कैसे बच गए। अरे वो बड़े बड़े वाले हैं, वो बहुत बड़े वाले हैं। ऐसे जो स्वयंवर रचाए जाते हैं ना, इनको खा लेते हैं वो सब, वो खा लेंगे, लील ले जाएंगे, पता तक नहीं चलेगा। ये लोग क्या कहते हैं ना, कम शब्दों में बात करते हैं। प्रोटेस्ट चल रहा है कन्हा, कितने दिन चल रहा है कन्हा, 24 दिन हो गया। भीड़ देखने के बाद क्या लगता है कितना दिन चलेगा? सब 10-15 दिन चलेगा। अधिकारी से कहो फाइट करो, क्षेत्र में आदमी न आने पड़े, ठीक है, चकबंदी कराओ। ये भी पता करो लड़के कहाँ से आ रहे हैं, क्या काम है, किस दुकान पे सर्विस करते हो, कहाँ। अभी देखते रहो, 2 दिन बाद यहाँ जो ड्यूटी करते हो ना, सबका एक एक कार्ड बनेगा इलाके में, जो कहाँ सर्विस करते हो वो कार्ड लेके जाना, तभी ड्यूटी कर पाओगे। और भी कोई लड़का हमारी मदद करने के लिए, चाहे यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जयपुर, अन्यथा कहीं से भी आएगा, कश्मीर से आएगा, उसको आने नहीं देंगे ये लोग। आपको बता दे, इनके पास चक्रव्यूह की रचना भी हो गई है। मैं आपको अंदर से बता दे रहा हूं, चक्रव्यूह की रचना इन्होंने किया है अच्छी तरह से, खूब बढ़िया से रचना की है। किस तरह से अभिमन्यु को मारा गया था उसको यह बढ़िया तरह से जानते हैं। आपको एक चीज बता दे रहा हूं, इनका समय पूरा हो गया है। हम लोग की कुछ बलियां चढ़ेंगी, लेकिन अब दोबारा शिक्षा के नाम पे बलियां नहीं चढ़ने देंगे। हमारे बच्चों की जिंदगी आगे न बर्बाद हो। भाई 45 साल का मेरी बेटी, 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए फीस है। जी, मैं यही पूछने वाला था कि और मैं तमाम लोगों से पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से शिक्षा महंगी होती जा रही, अफोर्डेबल ही नहीं है। आम आदमी तो क्या मिडिल क्लास नहीं पढ़ा सकता अपने बच्चों को, तो क्या आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि क्या होना चाहिए, किस तरीके से? मैं भी मेडिकल फ्रेटर्निटी से हूँ, डॉक्टर हूँ मैं हिमाचल से, मैं स्पेशल, मैं हिमाचल से, मैं रात को ट्रैवल करके आया हूँ अभी सुबह। तो मेन बात ये है भैया कि नीट जो है इस देश में 25 से 30 लाख बच्चा देता है 1 साल में। क्या जवाबदेही नहीं है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की क्या कोई जवाबदेही नहीं है?
इतना बड़ा जो है स्कैम हो गया, ठीक है। और अगर मान लीजिए गवर्नमेंट की सीट नहीं मिलेगी बच्चे को, तो 2-2.5 करोड़ रुपए माँ बाप कहाँ से लेके आएंगे। और खुलेआम जो है कंसल्टेंट कंपनी इनकी खुली है एजुकेशन की, एमबीबीएस की सीट ले लो 50 लाख की, फिर एमडी की ले लो 70 लाख की ले लो। तो मतलब खुले से एजुकेशन को इन्होंने जो धंधा बना दिया है। बिल्कुल, मेडिकल की आधी सीटें तो प्राइवेट सेक्टर में ही है। प्राइवेट सेक्टर में आप इस टाइम कहीं पे, आप कहीं भी किसी भी कॉलेज में आप चले जाइए, ठीक है, आपका 50 लाख 70 लाख एमडीएमएस की है। अगर आपने एमबीबीएस करना है 2.5 से 3 करोड़ रुपए कहां से लेके आएगा फिर। अगर एक टेस्टिंग कंडक्ट करा पा रहे हैं, इतने बच्चों ने जो है अपनी जान दे दी, तो क्या आपको लगता है कि शिक्षा जो है, चाहे वो केजी से लेके पीजी तक, सब जो है वो फ्री होनी चाहिए, मुफ्त होनी चाहिए? क्योंकि हाँ होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो कर देखो मेरे को, हम सुबह उठते हैं तो हम कोलगेट करते हैं तो जीएसटी दे रहे हैं, सोएंगे रात को खाना खाएंगे कहीं भी रेस्टोरेंट में तो भी हम जीएसटी दे रहे हैं। अगर हम सुबह से शाम तक टैक्स दे रहे हैं ना, तो क्या हम लोगों के लिए एक एजुकेशन और हेल्थ फ्री नहीं हो सकती? सरकार इतना नहीं कर सकती है क्या? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, हमारे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा ये फ्री होनी चाहिए, जिससे बच्चे आगे बढ़ें। ये बहुत मानवता का विषय है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी को ये सोचना, ये तो नहीं सोच पाएगा, मैं गलत शब्द बोल दे रहा हूँ इनके लिए, इनकी जगह हमको तो शास्त्री वाले प्रधानमंत्री चाहिए। सर जिसकी औलाद में वो क्या दुख दे, उसको दूसरे की औलाद का क्या दुख होगा? शास्त्री जी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री थे ना, तो उनकी धोती फटी हुई थी, तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि आप प्रधानमंत्री हो गए, एक धोती ले लीजिए। कहने ये सरकार का मेरा पैसा नहीं है, ये सरकार का पैसा है, जनता जनार्दन का पैसा है। एक फिएट गाड़ी लिए थे, लोन में पीएनबी बैंक से लिए थे, भर नहीं पाया था, 10,000 रुपया बाकी था, लास्ट में वो पैसा जमा किया गया था। हमारे देश में ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री थे। अब सोच लीजिए, एक वो प्रधानमंत्री थे और एक ये प्रधानमंत्री है। अब ये देखो कोरोना टाइम में पीएम केयर फंड आया, और सुनो, ठीक है, कहाँ अभी आपको बताएं, परसों की बात है, वो प्राइवेट कर दिया। अभी परसों की बात है, जो हम लोग ये कर रहे हैं ना, इसको दबाने के लिए वो फंडिंग कर रहे हैं, फंडिंग प्राइवेट व्यक्तियों को फंडिंग दे रहे हैं कि मैं आपको गुंडे नहीं, वो ये लगा रहे हैं कि जो प्रोटेक्ट हो रहा है खराब हो रहा है, तुम एक अपना यूथ बनाओ, तुम अपना यूथ बनाओ, इस यूथ को बना के इस ये यूथ को खराब करो, ठीक है, उसके लिए फंडिंग दे रहे हैं। उदाहरण तो फंड कहां से आ रहा? ये हमारे माँ बाप ने दिया है, हम लोगों ने दिया है। सुबह से शाम जो मूंगफली बेचता है ना, मूंगफली जो चाट लगाता है ना, जिसकी बात चाय बेचते हैं ना, सचमुच जो चाय देता है वो भी जीएसटी देता है। अरे जीएसटी की बात आप कर रहे हैं, जीएसटी की, यही कांग्रेस सरकार जीएसटी पे आ रही थी 12% पे, बहुत चिल्ला रहे थे ये, बहुत चिल्ला रहे थे, कितने पाए देख लो। आज 100 रुपया कमाता हूं तो आपको कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं भाई साहब, 40 रुपया सरकार ले लेती है। 60 में क्या चलेगा जिंदगी? मैं बच्चे कैसे पढ़ाऊंगा? माँ बाप हमारे बताए बुजुर्ग हो गए हैं, मैं 45 साल का, मेरी बेटियां हैं, इन्हें इंटर पास की हैं, कल वो कह रही है हमको बीटेक करना है, एआई से बीटेक करना है, एक मेरी बेटी कह रही है मुझे एनडीएम जाना है। अरे कुछ भी करेंगे। हमारी बेटी, मैं सच कह रहा हूँ, प्राइवेट का ये हाल है, मैं प्राइवेट में पढ़ाया हूँ, 1 महीने का फीस भाई साहब गलती से रुक गया तो हमारी बेटी को स्कूल में खड़ा कर दिया जाता है। अब बताइए, उस जिस बच्चे का मनोबल, जैसे ये इसी में से है, इसी में से हमको कुछ गलत बात बोले, मेरा मनोबल कैसा होगा? अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक पीछे से आके बोले, ये सुल्तानपुर से आए हैं और ये पेरेंट्स हैं, बच्चों का की शिक्षा और तमाम चीजों को लेकर इनके अंदर दर्द है और वो दर्द बयां कर रहे हैं। और ये आरएसएस से हैं। आप सोचिए कि वहां से, मतलब जो पार्टी सत्ता में है उसके पेरेंट्स संगठन से, बावजूद इसके यहाँ आए और अपना दर्द, ये बीच में बहुत रुआसे हो गए थे बातचीत करते हुए। तो ये एक आम पेरेंट्स का दर्द है हमारे हिंदुस्तान में कि किस तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि अफोर्डेबल ही नहीं है। आम आदमी का, मिडिल क्लास भी इनको बच्चों को पढ़ाना चाहे नहीं पढ़ा सकता है। आप सोचिए, करोड़ों में मेडिकल की सीट जाती है और आधी से ज्यादा सीटें प्राइवेट सेक्टर में है। तो ये सोचना चाहिए सरकारों को कि शिक्षा जो है वो बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। शिक्षित होकर के व्यक्ति एक अच्छा नागरिक बनेगा, देश के काम आएगा। अगर वो जो सरकार शिक्षा नहीं दे सकती मुफ्त में, वो सरकार से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारे एसेट है हमारे लोगों के। और ये लोग जो ये डॉक्टर साहब है, देखिए हिमाचल में मैं आपको बताता हूँ, मेडिकल कॉलेज है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, 100 सीटें हैं सिर्फ। और प्राइवेट में अभी नया एमएमयू खुला है तो 150 सीट है, इतना पेशेंट नहीं है। सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, वहां 100 सीट एमबीबीएस की है। और जो प्राइवेट है, जहाँ 2.5 करोड़ रुपए फीस है, वहाँ 150 सीट। अब आप सोचिए, 2.5 करोड़ रुपए फीस देके जो डॉक्टर बनेगा,
तो वो क्या करेगा? वो आप उनके कॉल करो, उनकी यूनिवर्सिटी के नंबर पे कॉल करो, वो शरेआम कह रहे हैं अब वो 2.5 करोड़ आम जनता से ही तो निकालेगा। आप सोचिए वो कैसे लाएगा? 2.5 करोड़ ले रहे हैं, 100-150 की सीट में कितना पैसा हो गया? बिल्कुल। मेरी बेटी 3 दिन से मुझे टोल अपने घर में दे रही थी, मुझे ही दे रही थी कि डैडी आप संघ के हैं, लेकिन मैं बीजेपी में, मुझे संघ वाले ने बीजेपी में भी एक बार भेजा था, तो मैं जिला अध्यक्ष से मेरी झगड़ा हो गई साफ। मैं गलत काम अपने क्षेत्र में नहीं होने दूं, तो क्या मैं जिला अध्यक्ष हूँ? उन्होंने कहा हम तो तुम होगे जिला अध्यक्ष, लेकिन यहाँ का संयोजक मैं हूँ, मेरे कहने के अनुसार से यहाँ काम होगा। तुम होगे जिले के मालिक, लेकिन इस सेक्टर का संयोजक मैं हूँ। उनसे झगड़ा हो गया, फिर संघ ने मुझे अंदर बुला लिया, भाई तुम हर जगह झगड़ा करो, हमको मैं गलत काम नहीं होने दूंगा। आपको एक चीज दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए मेरी बेटी अकेडमी में पढ़ाई करती है, अपना बैग मुझे दी, हाँ डैडी ये लेके जाओ, और आपको उन्होंने कहा कि डैडी ये लेके जाओ, इससे मेरी आत्मा को संतुष्टि होगी कि मैं उनके साथ खड़े रह गया। ये देख लीजिए जी बिल्कुल। तो ये आप देखें, ये भावनाएं हैं, लोग जो हैं दिल से इस प्रोटेस्ट में हैं। और अब मैं क्या कहूँ, ये इन लोगों के जो दर्द हैं, ये इन लोगों के जो एहसासात हैं, वो खुद ही बयां हो रहे हैं, अपने आप अनायास निकल रहे हैं। तो ये हालात कुछ हैं। जंतर मंतर पर आज 36वां दिन है और लगातार छात्रों का आंदोलन जारी है। फिलहाल द इंडियन टाइम्स में इतना ही। नमस्कार।